अगर मैं कहूं, इस केस का कातिल शायद आज भी खुला घूम रहा है। और यह सब शुरू हुआ एक खून से जिसने पूरे शहर को दहला दिया। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1969 से। लेरो सिटी में डार्लिन नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ टिंग डोंग करने जाती है। दोनों एक सुनसान पहाड़ी इलाके में मजे कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक ब्लैक कार आती है, उन्हें देखकर चली जाती है। लेकिन 10 मिनट बाद वही कार फिर लौटती है। एक आदमी उतरता है और कुछ समझने से पहले ही दोनों को गोली मार देता है। इसके बाद वो खुद पुलिस को कॉल करता है और कहता है, मैंने 2 लोगों को शूट किया है। साथ ही वो पिछले साल के मर्डर की जिम्मेदारी भी लेता है। अब कहानी आती है सैन फ्रांसिस्को। 4 हफ्ते बाद हम देखते हैं रॉबर्ट ग्रे स्मिथ को, जो एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट है। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, तभी एक सीरियल किलर का लेटर आता है। उस लेटर में डार्लिन के मर्डर की पूरी डिटेल होती है, ताकि सब मान जाए कि वही किलर है। पॉल वही मौजूद होता है, जो एक क्राइम रिपोर्टर है। किलर लेटर के साथ एक कोडेड मैसेज सिंबल्स में भेजता है। वह डिमांड करता है कि इसे पेपर में छापो, तब मैं अपनी पहचान बताऊंगा, नहीं तो इस वीकेंड दर्जन भर लोग मरेंगे। रॉबर्ट कहता है, किलर अपनी पहचान कभी नहीं बताएगा। वो लेटर से किलर की कई बातें अनुमान से बता देता है, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। लेटर एफबीआई को भेज दिया जाता है, लेकिन कोड कोई नहीं सॉल्व कर पाता। आखिरकार पेपर में वो कोड छाप दिया जाता है। अगले दिन एक कपल उस पजल को सॉल्व करके न्यूज़पेपर को कॉल करता है। पॉल देखता है कि रॉबर्ट के सारे अनुमान सही निकले। अब दोनों मिलकर केस पर काम करने लगते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं, पुलिस किलर को पकड़ नहीं पाती। तभी एक और लेटर आता है। इस बार किलर खुद को जोडियक बताता है। वो लिखता है कि 27 सितंबर को कैलिफोर्निया के नेपा काउंटी में एक कपल लेक के किनारे बैठा था। तभी एक आदमी आया, हाथ में गन थी, चेहरे पर अजीब मास्क। कपल को लगा वो लूटने आया है, पैसे फेंक देते हैं। लेकिन वो कहता है, मैं जेल से भागा हूं, मुझे कार की चाबी चाहिए। चाबी मिलते ही वो उनके हाथ बांध देता है और चाकू से दोनों पर हमला कर देता है। लड़का किसी तरह बच जाता है। इस मर्डर की पूरी कहानी वो लेटर में लिखता है, साथ में एक लाइन भी, द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल टाइम इज ह्यूमन। रॉबर्ट एक पुरानी किताब निकालता है और बताता है, यह लाइन फिल्म द मोस्ट डेंजरस गेम से ली गई है, जिसमें किलर इंसानों को शिकार बनाता है। उस फिल्म के किलर का नाम भी सी से शुरू होता है। पॉल ये सब अपने आर्टिकल में छाप देता है। पूरा इलाका कर्फ्यू में चला जाता है। पुलिस दिन रात किलर की तलाश में लग जाती है। 2 हफ्ते बाद जोडियक एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मार देता है। एक औरत इसकी रिपोर्ट कराती है। डिटेक्टिव डेव और डिटेक्टिव आर्मस्ट्रॉन्ग मौके पर आते हैं। यह सैन फ्रांसिस्को का पहला मर्डर था, जबकि पहले 2 मर्डर अलग अलग जगहों पर हुए थे। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने शायद किलर को देखा था। उनके अकॉर्डिंग किलर करीब 5 फीट 11 इंच का था, गोरा था और चश्मा लगाए हुए था। मर्डर के अगले ही दिन क्रॉनिकल टाइम्स को एक लेटर मिलता है। उसमें किलर ने ड्राइवर का खून से सना कपड़ा भेजा था और लिखा था, पुलिस कितनी बेवकूफ है, चाहती तो मुझे पकड़ सकती थी। पूरी रात मैं पास के पार्क में बैठा था। लेटर के आखिर में उसने लिखा कि अगला टारगेट एक स्कूल बस होगी। क्रॉनिकल वाले ये लेटर डेव को देते हैं। यह सुनकर डेव चौंक जाता है, क्योंकि अब तक वो इसे मामूली केस समझ रहा था। लेकिन अब साफ था, उनके शहर में सीरियल किलर आ चुका था और दबाव बढ़ने वाला था। सारे लेटर्स प्रोफेशनल से जांच कराए जाते हैं और पता चलता है कि ये सब एक ही इंसान ने लिखे हैं। और कोई रास्ता न देखकर वो बस वाली धमकी को टीवी पर रिलीज कर देते हैं। नापा, काउंडी और वेलेरो से पुराने मर्डर की डिटेल मंगवाई जाती है। डार्लिन मर्डर केस में किलर के फुटप्रिंट मिले थे, जिससे पता चला कि उसने 11 नंबर के जूते पहने थे और ऐसे जूते सिर्फ मिलिट्री कैंप में मिलते हैं। 12 घंटे बाद 2 पुलिस ऑफिसर डेव को बताते हैं कि उन्होंने मर्डर से 3 ब्लॉक दूर एक आदमी को देखा था, शायद वही किलर था, लेकिन वो भाग निकला। डेव तुरंत स्केच बनवाता है। अब अक्टूबर आ जाता है। एक रात डेव को कॉल आता है, एक बड़े टीवी चैनल को जोडियक ने कॉल किया है और कहा है कि वो मॉर्निंग शो में बात करेगा, लेकिन शर्त है कि होस्ट जिम के साथ फेमस लॉयर मेलविन बेली भी वहां होगा। सुबह 5 बजे डेव और उसका पार्टनर मेलविन को स्टूडियो लाते हैं।
लाइव शो से पहले जिम बताता है कॉल ट्रेस करने में 15 मिनट लगेंगे, तब तक उसे लाइन पर रोके रखना। शो लाइव होता है, क्रॉनिकल वाले भी देख रहे होते हैं। जोडियक का कॉल आता है। वो कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है, उसके सिर में तेज दर्द रहता है और इसी दर्द को रोकने के लिए वो लोगों को मारता है। मेलविन और जिम उसे बातों में उलझाए रखते हैं, लेकिन 15 मिनट पूरे होने से पहले ही वो कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद वो फिर कॉल करता है और मेलविन को बताता है, ये बीमारी तब शुरू हुई जब मैंने एक बच्ची को मारा था। मेलविन कहता है कि वो उससे मिलकर मदद करना चाहता है। जोडियक मान जाता है और कहता है 15 मिनट में सेंट मेरी चर्च के पास लॉन्ड्री में आ जाना। पूरी पुलिस फोर्स पहुंचती है, लेकिन वहां जोडियक नहीं मिलता। इसके बाद रिकॉर्डिंग ब्रायन को सुनाई जाती है, जो एक मर्डर में बच गया था, लेकिन वो कहता है यह उस किलर की आवाज नहीं है। कुछ दिन बाद क्रॉनिकल को फिर एक लेटर मिलता है। इसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया था, साथ ही एक कॉडेड मैसेज और बम की डिटेल भी थी। उसी रात पॉल और रॉबर्ट ड्रिंक पर जाते हैं। पहले पॉल रॉबर्ट की ब्लू ड्रिंक का मजाक उड़ाता है, फिर दोनों वही ड्रिंक पीते हैं। बातों बातों में रॉबर्ट बताता है कि किलर ने अपना कोड एक खास किताब से लिखा है, जिसे जोडियक अल्फाबेट कहा जाता है। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है और पूछता है, इस केस से सबको फायदा हुआ, मुझे काम मिला, लेकिन तुम इतना क्यों गुस्से हो इसमें? रॉबर्ट चुप हो जाता है। यही समझ आता है कि वो इस केस से ऑब्सेस था और अपनी अलग जांच कर रहा था। अब दिसंबर आ जाता है। लॉयर मेलविन के घर जोडियक का लेटर आता है। उसमें लिखा था, मैं कंट्रोल खो रहा हूं और शायद अब अपना 10वां शिकार ढूंढने जाऊंगा। मेलविन बताता है कि उसके घर कई बार कॉल भी आ चुके हैं, जिनमें से कुछ उसकी हाउसमेड ने उठाए थे। ऐसे ही करते करते अगले साल मार्च 1970 आता है। कैथलीन नाम की एक लेडी रात में अपनी छोटी बच्ची के साथ कैलिफोर्निया के हाईवे पर ड्राइव कर रही थी। तभी पीछे से एक कार आती है। उसमें बैठा आदमी उसे रुकने का इशारा करता है। कैथलीन कार रोक देती है। वो आदमी कहता है, आपके कार का पीछे वाला टायर लूज है, मैं टाइट कर देता हूं। लेकिन टायर ठीक करने के बजाय वह कुछ और ही कर देता है। वो चला जाता है। कैथलीन फिर से निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही टायर निकल जाता है। तभी वही आदमी फिर से आता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। कैथलीन को डाउट था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। वो कार में बैठ जाती है। थोड़ा आगे जाकर वो लोग गैस स्टेशन क्रॉस करते हैं, लेकिन आदमी गाड़ी नहीं रोकता। तभी वो कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने वाला हूं। यही शॉर्टकट। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी रास्ते पर एक बड़ा ट्रक खड़ा था और कैथलीन जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब समझ आता है, अपनी और बच्ची की जान बचाने के लिए वो चलती गाड़ी से कूद गई थी। उसने अपने बच्चे को पास ही छुपा दिया था। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। जोडियक ऐसे ही किलिंग करता रहता है और लेटर्स भेजता रहता है। वो पुलिस का मजाक उड़ाता है और पूछता है, मेरे ऊपर कितना इनाम रखा है? वो खुद को फेमस करवाना चाहता था। पुलिस क्रॉनिकल से कहती है, अब इसके लेटर्स मत छापो, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। एक दिन रॉबर्ट और पॉल क्लब में बैठे होते हैं। पॉल कहता है, ये किलर धोखेबाज है, इसे बस फेम चाहिए। वो रॉबर्ट को एक जगह ले जाता है जहां पुराने न्यूज़पेपर रखे होते हैं। वहां कुछ किलिंग्स की खबरें होती हैं जो किसी और ने की थी। यहां पता चलता है जोडियक न्यूज़पेपर से डिटेल उठाकर अपने लेटर में लिखता था। यानी वो दूसरों के मर्डर भी अपने नाम कर रहा था ताकि लोग उससे डरें। फिर पॉल उसे एक पेन फ्लेट दिखाता है, जोडियक नाम की एक वॉच कंपनी। उसका लोगो भी बिल्कुल जोडियक के सिंबल जैसा था। मतलब जोडियक का लोगो भी ओरिजिनल नहीं, वो भी कॉपी था। यह सब पॉल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से निकाला था। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई मर्डर नहीं, कोई लेटर नहीं। पुलिस सोचने लगती है शायद किलर अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन पॉल उस पर आर्टिकल लिखता रहता है। पूरा 1 साल बीत जाता है। अक्टूबर 1970 आता है। एक दिन अचानक पॉल के डेस्क पर जोडियक का लेटर आता है। उसमें पॉल को मारने की धमकी होती है, क्योंकि पॉल ने एक आर्टिकल में उसे होमोसेक्सुअल कहा था। पॉल डेव से प्रोटेक्शन के लिए गन मांगता है और शूटिंग प्रैक्टिस करने लगता है। रॉबर्ट हमेशा उसके साथ रहता है। क्रॉनिकल वाले इस लेटर को भी छाप देते हैं और लिखते हैं, जोडियक ने हमारे रिपोर्टर पॉल एवरी को मारने की धमकी दी है। इसके बाद पॉल को एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है,
मेरे पास जोडियक की जानकारी है, लेकिन रिवरवुड आकर मिलना होगा। पॉल उसी रात जाने वाला होता है और रॉबर्ट को साथ चलने को कहता है। रॉबर्ट कहता है, मैं डेट पर जा रहा हूं। रॉबर्ट डेट पर भी जोडियक और किलर की ही बातें कर रहा होता है। इधर पॉल उस आदमी से मिलता है और कुछ जानकारी लेता है। अगले दिन वो टीवी पर आकर बताता है, जोडियक ने पहला मर्डर 1966 में किया था। एक लड़की को मारा गया था और रिवरसाइड पुलिस स्टेशन में भी वैसे ही लेटर भेजे गए थे। इस खबर से पुलिस की बहुत बदनामी होती है। लोगों को लगता है पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। अगले दिन डेव एमस्ट्रॉन्ग और नापा काउंटी के कुछ पुलिस रिवरसाइड जाते हैं। उनके साथ पॉल एवरी भी होता है। वहां बताया जाता है 1966 में चरी नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। उस किलर ने भी जोडियक की तरह लेटर भेजे थे, लेकिन हैंडराइटिंग जोडियक के लेटर से मैच नहीं करती, इसलिए रिवरसाइड वाला सस्पेक्ट छोड़ दिया जाता है। अब जोडियक इतना फेमस हो चुका था कि जेल में भी लोग उसके नाम पर बातें करने आते थे। अब देखते देखते 8 महीने बीत जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते आर्मस्ट्रांग को एक बड़ी लीड मिलती है। कुछ साल पहले उसके स्कूल में एक जेनिटर था, आर्थर। वो अक्सर मर्डर की बातें करता था और कहता था कि जब मर्डर करेगा तो अपना नाम जोडियक रखेगा। बच्चों से छेड़छाड़ के केस में उसे जेल हुई थी। अब वो एक मिल में काम करता था। डेव अपनी पूरी टीम के साथ आर्थर से मिलने जाता है। आर्थर लंबा हट्टा कट्टा आदमी था। पुलिस को देखकर भी वो जरा नहीं डरता और कहता है, उसने कभी खुद को जोडियक नहीं बताया, उसका दोस्त झूठ बोल रहा है। बातों बातों में पुलिस उसके जूते देखती है 11 नंबर के, जो सिर्फ मिलिट्री कैंप में मिलते थे, और वही साइज जोडियक के जूतों से मैच करता था। आर्थर खुद बताता है कि मर्डर के बाद वो भी पुलिस का सस्पेक्ट रहा है। उसके घर और गाड़ी की कई बार तलाशी हुई थी। उसकी गाड़ी से जो खून लगा चाकू मिला था, वो उसने मुर्गी काटने में इस्तेमाल किया था। पूछताछ में यह भी पता चलता है कि डार्लिन से लेकर जितने भी मर्डर हुए, आर्थर हर बार उसी एरिया के आसपास था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यही जोडियक है। ने उसकी घड़ी मांगता है, वो भी जोडियक कंपनी की थी। 99% तक सबको लगने लगा कि यही जोडियक है। लेकिन एक बात आर्थर को बचा लेती है, वो लेफ्ट हैंडेड था और सारे लेटर्स राइट हैंड से लिखे गए थे। उसी रात पुलिस आर्थर के भाई भाभी से मिलती है और उन्हें जोडियक के लेटर दिखाती है। भाभी बताती है कि आर्थर जब भी ग्रीटिंग कार्ड भेजता था तो क्रिसमस में डबल एस ऐसे ही लिखता था जैसे जोडियक ने लिखा था, डेव। ये सारी जानकारी अपने सीनियर को देता है, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर मर्डर आर्थर ने किया तो पुलिस को फिजिकल एविडेंस चाहिए था। इधर पॉल की हालत खराब हो चुकी थी। वो हर वक्त शराब में डूबा रहता था। जोडियक पर लिखते लिखते उसका दिमाग खराब हो गया था। एडिटर उसे रोकते हैं, लेकिन पॉल नहीं मानता और नौकरी छोड़ देता है। डेव पुलिस के साथ आर्थर के घर रेड करता है। घर में कई मरी हुई गिलहरियां मिलती हैं, जिन्हें वो मारकर फ्रिज में रखता था। अनलाइसेंस गन्स भी मिलती है, लेकिन जोडियक होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, इसलिए आर्थर अरेस्ट नहीं होता। देखते देखते इस केस को 4 साल बीत जाते हैं। जोडियक पर मूवी भी बन जाती है। डेव वो मूवी देखने जाता है और अंदर से टूट चुका होता है। थिएटर में उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। कुछ समय बाद आर्मस्ट्रांग ट्रांसफर ले लेता है। पॉल की जगह नया राइटर आ जाता है। सब लोग मूव ऑन कर जाते हैं। जोडियक भी लेटर लिखना बंद कर देता है, लेकिन रॉबर्ट नहीं बदला। वो जोडियक के केस में पूरी तरह फंस चुका था। एक दिन वो जोडियक पर बुक लिखने का फैसला करता है और रिसर्च के लिए पॉल के घर जाता है। 4-5 साल में वो पहली बार पॉल से मिलने आया था, और वो भी सिर्फ जोडियक के लिए। पॉल गुस्से में उसे सुनाता है, तुम्हें भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। जोडियक से ज्यादा लोग रोज मरते हैं, और उसे घर से निकाल देता है। रॉबर्ट चुपचाप चला जाता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। रॉबर्ट टीवी पर इंटरव्यू देता है और पूरी दुनिया को बता देता है कि वो जोडियक पर बुक लिख रहा है। इसके बाद उसके घर ब्लैंक कॉल्स आने लगती है। कोई बोलता नहीं, बस लंबी सांसें। रॉबर्ट डेव से मिलने जाता है ताकि अपनी बुक के लिए जानकारी ले सके। उसकी डेडिकेशन देखकर डेव कहता है, नापा काउंटी पुलिस स्टेशन जाओ, केन मार्लो तुम्हारी मदद करेगा। रॉबर्ट नापा पहुंचता है, केन मार्लो से मिलता है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद केन मान जाता है। यहां वो उसे डार्लिन और बाकी लोगों के मर्डर की फाइलें देता है। फाइलें स्टडी करके रॉबर्ट को कुछ अहम पॉइंट्स मिलते हैं
और वो वापस आकर सीधे डेव को बताता है, डार्लिन अपने शहर में बहुत फेमस लड़की थी, कई लोग उसके पीछे थे। उनमें से एक खास दोस्त था जॉर्ज। लेकिन जॉर्ज की हरकतें अजीब थीं, इसलिए डार्लिन उसे अवॉइड करने लगी। फिर भी जॉर्ज उसका पीछा करता रहा। अगर यही जोडियक है तो वो डार्लिन को पहले से जानता था। रॉबर्ट डेव को इसी एंगल से इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, लेकिन डेव मना कर देता है क्योंकि डार्लिन का केस वेलेरो पुलिस के पास था। रॉबर्ट को अब भी लगता है कि जॉर्ज ही जोडियक है। वो डार्लिन की बहन लिंडा से मिलने जाता है जो जेल में है। लिंडा उसे उस आदमी के बारे में बताती है जो डार्लिन को फॉलो करता था। रॉबर्ट पूछता है, जॉर्ज था ना? लिंडा कहती है, उसका नाम ली था। ये सुनते ही रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं। एक झटके में सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। आर्थर का पूरा नाम आर्थर ली था, यानी डार्लिन को जिसने मारा वो जॉर्ज नहीं, आर्थर था, और वही शायद जोडियक हो सकता है। रॉबर्ट भागकर उस ऑफिसर के पास जाता है जो अब केस देख रहा है, लेकिन ऑफिसर उसे सीरियसली नहीं लेता। अब रॉबर्ट की जिंदगी भी पॉल जैसी बन चुकी थी। एक दिन रॉबर्ट की वाइफ उसे कुछ लेटर्स देती है। उनमें से एक में आर्थर ली का ड्राइविंग लाइसेंस था। रॉबर्ट उसकी बर्थ डेट देखता है, 18 दिसंबर, और उसका दिमाग घूम जाता है। जोडियक ने सालों पहले अपने बर्थडे पर मेलविन को कॉल किया था और कहा था, आज मेरा बर्थडे है। जोडियक की बर्थ डेट और आर्थर ली की बर्थ डेट मैच कर रही थी। रॉबर्ट भागकर डेव के घर जाता है। रॉबर्ट सारे डॉट्स जोड़कर कहता है, आर्थर ही जोडियक है। तभी उन्हें पता चलता है आर्थर को किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, और उसी समय मर्डर और लेटर्स आना बंद हो गए थे। जैसे ही आर्थर जेल से बाहर आया, क्रॉनिकल में फिर लेटर आने लगा, यानी शक और पक्का हो गया। लेकिन उनके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, ना हथियार, ना ब्लड, ना डीएनए, इसलिए कोर्ट में यह साबित नहीं हो सकता था। डेव रॉबर्ट को सलाह देता है, अपनी बुक पूरी करो और आगे बढ़ो, लेकिन रॉबर्ट नहीं रुकता। 20 दिसंबर 1983 को वो आर्थर का एड्रेस निकालता है। उसकी दुकान पर जाकर उसका रिएक्शन देखने की कोशिश करता है। आर्थर शायद उसे पहचान भी लेता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। 1991 में केस को 22 साल हो चुके थे। एक नया ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। डार्लिन के मर्डर का सर्वाइवर माइक सारे सस्पेक्ट्स की फोटो देखता है और सीधे आर्थर ली की फोटो पर हाथ रख देता है। यही था वो आदमी जिसने हमें शूट किया। शूट मतलब डार्लिन को तो आर्थर ने ही मारा था, लेकिन बाकी विक्टिम्स का सच कभी प्रूव नहीं हुआ। माइक के बयान के बाद आर्थर ली को पूछताछ के लिए पकड़ा जाता है, लेकिन मीटिंग से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 2002 में डीएनए टेस्टिंग शुरू होती है। जोडियक के लेटर से मिले डीएनए सैंपल आर्थर ली के डीएनए से मैच नहीं करते, इसलिए सैन फ्रांसिस्को पुलिस उसे सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है। लेकिन नापा काउंटी और वेलेरो सिटी में आज भी आर्थर ली को प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है, क्योंकि बाकी विक्टिम्स को किसने मारा यह आज तक कोई नहीं जान पाया। और इसी डर के साथ मूवी खत्म होती है, शायद जोडियक किलर आज भी कहीं जिंदा घूम रहा है। अगर आपको ऐसी डार्क क्राइम और साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।